हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और है ना ऊष्मागतिकी के संबंध में है ना समतापीय प्रक्रिया का है ना अध्ययन विस्तार पूर्वक किया था और उसके विषय में हम लोग है ना ज्ञान हासिल किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और आज हम लोग ऊष्मागतिकी का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम जिसको रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, आज इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना समय को गवाए आज रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। जिस प्रकार समतापीय प्रक्रम था ऊष्मागतिकी में हम लोग देखे थे बच्चों, उसी प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रम भी होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है ना, ये किस प्रकार संपादित किया जाता है, इसका समीकरण क्या होता है, इसके द्वारा कार्य किस प्रकार होता है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। रुद्धोष्म प्रक्रम, देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है बच्चों कि जिसमें है ना जिसमें निकाय का जो ऊष्मा होता है वो नियत होता है, अर्थात ऊष्मा का परिवर्तन निकाय में नहीं होता है ना। तो चलिए हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम या वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय, है कि नहीं, वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम प्रक्रम जिसमें, है कि नहीं, जिसमें निकाय का, बात को समझिएगा, जिसमें निकाय का ऊष्मा, है कि नहीं, जिसमें उस निकाय का ऊष्मा नियत रहता है, नियत रहता है ना, क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। बात को समझिएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, इसको आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय है ना प्रक्रम, देखिएगा कि वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, है ना, वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें, है कि नहीं, वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें निकाय का, है कि नहीं, जिसमें निकाय का दाब, जिसमें निकाय का दाब, आयतन, आयतन, ताप, है कि नहीं, और ताप परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है कि नहीं, परिवर्तित होता है, लेकिन निकाय, है कि नहीं, लेकिन निकाय परिवेश के साथ, लेकिन निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का, है कि नहीं, ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, कि इसमें, है ना, इस प्रक्रम में, है ना, ऊष्मा जो होती है पूर्णतः नियत रहती है। मतलब ऊष्मा जो होती है निकाय से परिवेश के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है कि नहीं। दाब, आयतन और ताप आदि में परिवर्तन होगा, लेकिन निकाय जो होती है वो परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। तो आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि यदि निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान न करे तो निकाय का तापमान या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, है ना। कुछ इस प्रकार ही यह प्रक्रम का संपादन होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम को किस प्रकार संपादित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम का संपादन किस प्रकार किया जाता है या इसको कैसे पूर्ण कराते हैं। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम का संपादन, रुद्धोष्म प्रक्रम का संपादन कैसे करते हैं, इस बात को पहले आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास यहाँ पर एक पिस्टन, है ना, पात्र है, यहाँ पर एक पात्र है और इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। लेकिन इस पात्र की एक खासियत बात यही होती है कि ये पूरा का पूरा पात्र जो है कुचालक, है ना, पदार्थ का बना होता है। यहाँ तक कि पिस्टन भी कुचालक पदार्थ का बना होता है। ये कौन सा है ना, ये कुचालक पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा का, है ना, स्थानांतरण करने से, है ना, रोकता है। ना तो ये निकाय से ऊष्मा को परिवेश में जाने देगा और ना तो परिवेश से निकाय में आने देगा। ये इस प्रकार के पदार्थ का यहाँ पर बना हो। अब हम मान लेते हैं कि बच्चों की इसमें आप लोग आदर्श गैस या कोई भी गैस इसके अंदर आप भर देते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए क्या करते हैं कि अचानक यदि हम लोग पिस्टन को कंप्रेस्ड कर देते हैं, पिस्टन को अचानक
हम लोग दबा देंगे। तो जब हम लोग अचानक दबाएंगे, धीरे धीरे नहीं, समतापीय प्रक्रम में हम लोगों ने देखा था कि पिस्टन को धीरे धीरे दबा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, अर्थात अचानक यदि हम लोग पिस्टन को दबा देते हैं तो क्या होती है कि पिस्टन यहाँ तक पहुँच जाएगी और जो गैस जो संपीड़ित होगी उस गैस में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं। वो पिस्टन में दबाने से गैस में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात होती है कि पूरा का पूरा दीवार जो होती है चारों तरफ ये कुचालक पदार्थ का बना होता है, अर्थात गैस में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो परिवेश को स्थानांतरित नहीं हो पाती है कि नहीं, परिवेश को स्थानांतरित नहीं हो पाती है, जिसके वजह से इस गैस का ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और ऊष्मा क्या होती है, नियत रह जाती है। बात समझ में आ गया बच्चों कि ये क्या होती है कि इसका तापमान में वृद्धि हो जाता है और ऊष्मा नियत, ऊष्मा यदि वृद्धि होती है कि नहीं, तो हो सकता है कि गैस का अवस्था परिवर्तन हो जाए, ऐसा बातें नहीं होती है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि गैस का अचानक संपीड़ित करने पर गैस को गर्म कर देती है, लेकिन ये जो पात्र आप देख पा रहे हैं ये कुचालक होने के वजह से ऊष्मा परिवेश को स्थानांतरित नहीं हो पाती है और ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो गैस को गर्म कर देती है, गैस को गर्म कर देती है, जिसके वजह से गैस का ऊष्मा नियत रह जाता है। बात समझ में आ गया। यदि ऊष्मा में वृद्धि होगी तो गैस का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देख रहे हैं कि गैस का अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ऊष्मा में वृद्धि नहीं हो रही है ना। बात समझ में आ गया, सिर्फ गैस गर्म हो जा रहा है यहाँ पर। तो गैस का गर्म होना है ना तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है और ऊष्मा नियत है, यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। बच्चों बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए किसी पात्र में, बात को समझिएगा कि किसी कुचालक पात्र है ना, किसी कुचालक पात्र में, देखिए किसी कुचालक पात्र में है कि नहीं, में है ना कुछ गैस है ना, कुछ गैस के अणु रखे गए हैं। कुचालक पात्र में कुछ गैस के अणु रखे गए हैं जिसमें कुचालक पिस्टन लगा है, जिसमें कुचालक पिस्टन लगा है कि नहीं, जिसमें कुचालक पिस्टन लगा है। देखिए पिस्टन है कि नहीं, पिस्टन आगे पीछे करने के लिए है कि नहीं, आगे पीछे करने के लिए, पिस्टन आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए जब पात्र में, देखिएगा कि जब पात्र में रखे पिस्टन को है कि नहीं, जब पात्र में रखे पिस्टन को अचानक है कि नहीं, अचानक है ना संपीड़ित किया जाता है या दबाया जाता है, अचानक संपीड़ित है कि नहीं, संपीड़ित ऑब्लिक दबाया जाता है कि नहीं, दबाया जाता है तो गैस क्या होती है, तो गैस संपीड़ित हो जाती है, तो गैस संपीड़ित हो जाती है, तो गैस संपीड़ित हो जाती है, जिससे गैस गर्म हो जाती है, जिससे गैस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे गैस गर्म हो जाती है, जिससे गैस गर्म हो जाती है। लेकिन पात्र का दीवार, यहाँ पे देखिएगा कि लेकिन पात्र का दीवार कुचालक होने के कारण है कि नहीं, लेकिन पात्र का दीवार कुचालक होने के कारण, पात्र का दीवार कुचालक होने के कारण देखिए उत्पन्न ऊष्मा या गैस में उत्पन्न ऊष्मा है कि नहीं, गैस में उत्पन्न ऊष्मा परिवेश को, बात को समझिएगा कि परिवेश को स्थानांतरित है कि नहीं, परिवेश को स्थानांतरित नहीं हो पाती है कि नहीं, नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, गैस का ताप बढ़ जाता है, जिससे गैस का ताप है कि नहीं, जिससे गैस का ताप बढ़ जाता है, जिससे गैस का ताप बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि गैस का तापमान में परिवर्तन हुआ लेकिन ऊष्मा नियत रह गई, ऊष्मा देखते नहीं, परिवेश स्थानांतरित नहीं हो पाती है, जिससे गैस का ताप बढ़ जाता है और ऊष्मा नियत रह जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि और ऊष्मा नियत रह जाती है, और ऊष्मा नियत रह जाती है। तो ये तो संपीड़न की अवस्था में था।
है कि नहीं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, जब हम लोग गैस को प्रसार करेंगे, उस बात को आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम लोग गैस को प्रसार करेंगे तो उस अवस्था में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक कुचालक पात्र है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक कुचालक पात्र है, और यहाँ पर आप लोग मान लेते हैं कि पिस्टन है यहाँ पर, और इसमें गैस यहाँ पर कुछ भरी हुई है। जब हम लोग गैस को अचानक से खींच करके पिस्टन को बाहर की ओर ले जाएंगे अचानक, तो क्या होगा कि गैस जो होती है उसका आयतन में वृद्धि होगा। गैस के आयतन में वृद्धि होने की वजह से गैस का क्या हो जाता है, गैस कुछ ठंडी हो जाती है कि नहीं, गैस ठंडी हो जाती है। तो गैस जैसे ही ठंडी होगी, लेकिन पात्र की दीवार कुचालक हो जाने की वजह से ये गैस निकाय से ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाता है, जिसके वजह से गैस का तापमान क्या होता है, गिर जाता है, घट जाता है कि नहीं, और ऊष्मा नियत रह जाती है। बात को समझ में आ गया। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग भी देखे होंगे बच्चों अचानक कि आप लोगों के मतलब कि कोई भी टायर में, जैसे साइकिल का टायर हुआ या फिर कार, ट्रक, इस सब का टायर यदि अचानक ब्लास्ट करता है या फिर उसमें छोटा सा लीक हो जाता है, तो जो उससे हवा बाहर निकलती है, तो वो हवा कैसी होती है, ठंडी होती है ना। आप देखिएगा, महसूस करिएगा कि उससे जो हवा बाहर निकलती है वो ठंडी होती है। आखिर आप लोग जानने का प्रयास है ना करते होंगे कि आखिर ये हवा ठंडा क्यों महसूस हो रही है मुझे, है ना, ये ठंडी हवा क्यों लग रही है। तो आप लोग ये बात को समझने का प्रयास करिए कि जैसे ही उसमें लीक होती है और हवा उससे बाहर निकलती है, तो हवा का जो निकलने का जो रफ्तार होता है वो काफ़ी तेज होता है कि नहीं, वो स्पीड होता है, जिसके वजह से निकाय, अर्थात यहाँ पे निकाय गैस है, तो गैस जो होती है परिवेश के साथ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर पाती है ना, नहीं कर पाती है, जिसके वजह से गैस क्या होता है, ठंडी हो जाती है और हमको वो महसूस होती है ठंडी। इसी प्रकार जब है कि नहीं, जब आप लोग एलपीजी गैस को भी आप लोग देखते होंगे कि एलपीजी गैस से यदि मान लेते हैं कि उसका वॉल्व में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उससे गैस बाहर निकल जाता है, तो आप लोग वहाँ पर देखते होंगे कि पानी की कुछ बूंदें जो होती है वहाँ पर जम जाती है, या फिर बहुत अधिक मात्रा में यदि गैस बाहर निकलती है तो देखते होंगे कि वहाँ पर बर्फ़ जम जाता है पानी का। आखिर वो बर्फ़ की जमती कैसे है कि नहीं। तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि गैस बहुत तीव्र गति से निकलती है, तो वो गैस क्या करती है, परिवेश के साथ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर पाती है, आदान प्रदान नहीं कर पाती है, तापीय साम्यावस्था नहीं कर पाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है कि नहीं, नियत रह जाती है कि नहीं, ऊष्मा नियत रह जाती है और गैस को ठंड कर देती है। बात समझें। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि गैस ठंडी हो जाती है और ऊष्मा नियत रह जाती है। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। यदि इस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊष्मा और ताप में आप लोगों को अंतर मालूम नहीं है कि नहीं। तो इसको पहले कंसेप्चुअल नॉलेज लीजिए कि ऊष्मा और ताप में अंतर क्या होता है, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे कि आखिर ऊष्मा और ताप कैसे कांस्टेंट रह जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम लोग गैस को अचानक बाहर की ओर यदि हम लोग खींचते हैं तो गैस का आयतन में वृद्धि होती है, तो जो बढ़ा हुआ आयतन है उसमें भी तो ऊष्मा चाहिए, है कि नहीं। ये इतनी छोटी सी गैस थी तो यहाँ पर ऊष्मा का जितना मात्रा था वो ठीक है, चलिए गैस को हम लोग खींच दिए, तो जो बढ़ी हुई आयतन है, मान लीजिए कि पिस्टन यहाँ पर पहुँच गया तो गैस यहाँ तक आ गया, तो ये जो बढ़ा हुआ आयतन है यहाँ पर भी तो ऊष्मा की कुछ मात्रा चाहिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से लाएगी, वो इतने ही ऊष्मा से काम चलाएगी, है कि नहीं। तो ये ऊष्मा अभी इतना बड़ा भाग में फैल गया, तो जिसके वजह से ऊष्मा का मान में परिवर्तन आ जाता है कि नहीं। तो ऊष्मा का मान में परिवर्तन, अब ये क्या करेगा, गैस हमको निकाय से कुछ ऊष्मा ले करके अपने ऊष्मा का मान को कांस्टेंट करना चाहेगा, लेकिन कुचालक दीवार है, ऊष्मा तो ले नहीं पाएगा, तो ऊष्मा लिया नहीं, तो जिसके वजह से गैस का तापमान कम हो जाता है कि नहीं, टेम्परेचर घट जाता है और ऊष्मा कांस्टेंट रह जाती है। नहीं, बात समझ में आ गया। यदि ऊष्मा कांस्टेंट नहीं रहती तो गैस किस में बदल जाता, गैस आपका जल बूंद में बदल जाता है या फिर लिक्विडिफाई हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है, अंदर में गैस ही रहती है, तापमान उसका घट जाता है। तो यही बात आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए हम लोग ने क्या क्या लिखा कि जब गैस को, देखिए जब गैस को प्रसारित किया जाता है कि नहीं, जब गैस को प्रसारित किया जाता है, जब गैस को प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है तो गैस का, बात को समझिएगा, तो गैस का आयतन बढ़ता है ना, गैस का आयतन बढ़ता है, गैस का आयतन बढ़ता है, जिससे, है कि नहीं, जिससे गैस, है ना, जिससे गैस क्या होती है, ठंडी हो जाती है, जिससे गैस ठंडी हो जाती है, गैस ठंडी हो जाती है। पात्र का दीवार, यहाँ देखिएगा कि पात्र का दीवार कुचालक होने के कारण, है कि नहीं, पात्र का दीवार कुचालक होने के कारण, पात्र का दीवार कुचालक होने के कारण क्या हो जाता है कि परिवेश से ऊष्मा, कि परिवेश से ऊष्मा गैस को नहीं मिल पाता है, परिवेश से ऊष्मा गैस को नहीं मिल पाता है,
परिवेश से उष्मा गैस को नहीं मिल पाता है, परिवेश से उष्मा गैस को नहीं मिल पाता है, जिससे है कि नहीं, जिससे गैस ठंडी हो जाती है कि नहीं, जिससे गैस का, इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे गैस का ताप गिर जाता है, ऑब्लिक घट जाता है, गिर जाता है या घट जाता है, और उष्मा नियत रह जाती है, और उष्मा क्या हो जाती है, नियत रह जाती है, और उष्मा नियत रह जाती है। इस बात को आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चों, इस है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम को कैसे पूर्ण कराया जाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम को पूर्ण कराने की कुछ विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषता है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम को पूर्ण कराने की कुछ विशेषता होती है। सबसे पहला होता है कि पात्र, है कि नहीं, पात्र तथा पिस्टन, है कि नहीं, पात्र तथा पिस्टन कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए। बात को समझिए कि कुचालक पदार्थ का, है कि नहीं, कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए, कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए। दूसरी बात है कि यह प्रक्रिया जो होती है बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए। यह प्रक्रिया जो होती है कि नहीं, संपीड़न और विरलन की, यह इस प्रकार लिख देते हैं कि यह संपीड़न और विरलन की क्रिया, है ना, यह संपीड़न और विरलन की क्रिया, संपीड़न और विरलन की क्रिया बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए, बहुत तीव्र गति, बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए, है कि नहीं, बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए। तो ये दो विशेषताएं होती है बच्चों। क्लियर हो गया बातें। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, है कि नहीं, कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, है कि नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊष्मागतिकी का नियम यहाँ पर कैसे लागू किया जाता है। ऊष्मागतिकी का, है ना, यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसमें कैसे लागू, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कैसे लागू करते हैं। तो बात को समझिएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में, है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम लोग कैसे लागू करते हैं, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि dq इज इक्वल टू होता है du प्लस dw, ये इक्वेशन होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर बात को लिख देते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा dq का वैल्यू कितना होता है, जीरो, परिवर्तन, dq मेरा क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर जीरो रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए, du प्लस यहाँ पर होता है dw, तो डेट सिंप्लाइज क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू माइनस dw। इसका मतलब क्या हुआ, है कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि आंतरिक ऊर्जा, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में जो भी कार्य का संपादन होता है वो सिर्फ गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही करती है। बात समझ में आ गया। तो गैस यदि आंतरिक ऊर्जा से कार्य संपादन करता है कि नहीं, तो आंतरिक ऊर्जा के मान में कमी आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, बात को समझिएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस कार्य का संपादन, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का संपादन आंतरिक ऊर्जा से करती है, आंतरिक ऊर्जा से करती है ना, कार्य का संपादन आंतरिक ऊर्जा से करती है, आंतरिक ऊर्जा से करती है। इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में, है कि नहीं, आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। बात समझ में आ गया। यह नेगेटिव साइन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए dw इज इक्वल टू माइनस du, है कि नहीं। यदि कार्य का संपादन होगा, ऐसे तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का संपादन आंतरिक ऊर्जा से ही होती है क्योंकि ऊष्मा इसमें जीरो होता है ना, तो आंतरिक ऊर्जा से ही इसका संपादन होता है। यदि आंतरिक ऊर्जा यदि जीरो होती है ना, तो कार्य का संपादन किस में होगा, सिर्फ आंतरिक ऊर्जा, और आंतरिक ऊर्जा से यदि कार्य का संपादन होगा तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। माइनस का साइन बता रहा है कि आंतरिक ऊर्जा के मान में कमी आ रही है। इसी प्रकार यदि हम लोग, अब ये तो गैस कार्य किया, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि गैस ने कार्य किया। अब हम लोग मान लेते हैं कि गैस पर हम लोग काम करेंगे, है ना, गैस पर कार्य करते हैं। देखिए, यदि गैस को दबाया जाता है, बात को समझिए, यदि गैस पर, इस प्रकार लिखते हैं, यदि गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है कि नहीं,
तो, है ना, तो साइन कन्वेंशन रूल लगेगा। तो इससे पहले भी हम आप लोगों को बताए हैं कि ऊष्मागतिकी का कुछ कन्वेंशन रूल है बच्चों, है ना, कि जब गैस ने कार्य करता है तो कार्य पॉजिटिव होता है, गैस पर जब कार्य करते हैं तो नेगेटिव होता है, ऊष्मा जब अवशोषण होता है तो धनात्मक होता है, जब ऊष्मा का निष्कासन होता है तो नेगेटिव होता है। इस सभी बातों को हम लोग ने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था, है कि नहीं। ऊष्मागतिकी का पहला पार्ट आप लोग जाकर के देखिए, उसमें आप लोगों को ऊष्मागतिकी का साइन कन्वेंशन रूल, कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ नेगेटिव लेना है, इस सारी बातों को मैंने पहले बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि गैस पर कार्य किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन से ही नेगेटिव आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस डी डब्ल्यू। तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर क्या हो जाता है, डेट सिंप्लाइज डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि हम लोग गैस पर कार्य करेंगे तो क्या होता है कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो कितनी वृद्धि होगी, जितना कार्य किया जाता है कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे बात को लिखते हैं, देखिए यदि गैस पर कार्य किया जाता है, देखिए यदि गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है कि नहीं, गैस पर कार्य किया जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है कि नहीं। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है कि नहीं। और यह कार्य के तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है, यह कार्य के तुल्य होता है, कार्य के बराबर होता है कि नहीं, ऑब्लिक तुल्य होता है, कार्य के तुल्य होता है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम लोग, है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से हम लोगों को क्या क्या बातें पता चलता है। यदि हम लोग गैस द्वारा यदि प्रसार हो रही है ऊष्मागतिकी के, या थर्मोडायनामिक आइडियाबैटिकली जिसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं, इफ गैस इज एक्सपेंड आइडियाबैटिकली, है कि नहीं, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। हम लोग यहाँ पर ये बात जानते हैं कि यदि गैस, है ना, गैस का, है ना, यदि रुद्धोष्म प्रक्रम से उसको प्रसार किया जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। लेकिन यदि हम लोग गैस पर कार्य करेंगे, है कि नहीं, ऑन द गैस, इफ, है ना, इफ वी वर्क ऑन द गैस, यदि हम लोग किस पर कार्य करेंगे, गैस पर कार्य करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। और कितनी वृद्धि होगी, जितना कार्य हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कार्य के बराबर होती है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे बच्चों कि ऊष्मागतिकी में जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसका समीकरण क्या होता है, उसको हम लोग किस प्रकार, जैसे समतापीय प्रक्रम का समीकरण PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण क्या होता है। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम का, देखिए नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण क्या होता है, इस बात पर हम लोग गौर करते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पात्र है बच्चों, है कि नहीं, ये एक पात्र है, जो कुचालक पात्र है, इसमें कुचालक स्टैंड, है ना, ये कुचालक पिस्टन भी लगा हुआ है, और इसमें आदर्श गैस का है ना 1 मोल अणु रखा गया है। आदर्श गैस, इसमें कौन सा गैस भरा गया है, सबसे पहले जानिए कि इसमें आदर्श गैस भरा गया है। कितने मोल भरे हैं, तो 1 मोल आदर्श गैस इसमें रखा गया है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए माना किसी पात्र में, है कि नहीं, माना किसी कुचालक पात्र में, देखिएगा यहाँ पर किसी कुचालक पात्र में आदर्श गैस का, है कि नहीं, किसी कुचालक पात्र में आदर्श गैस का 1 मोल अणु रखा गया है या लिया गया है। 1 मोल अणु लिया गया है, 1 मोल अणु लिया जाता है या लिया गया है, जो भी आप लिख सकते हैं कि लिया जाता है कि नहीं, लिया गया। अब यहाँ पर देखिए गैस जो होती है अपने आंतरिक ऊर्जा के ही बदौलत जो होती है प्रसारित हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर गैस, देखिए यहाँ गैस प्रसारित हो रही है, यहाँ गैस प्रसारित हो रही है कि नहीं, यहाँ पर गैस प्रसारित हो रही है। प्रसार में, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं कि प्रसार में गैस के आयतन, प्रसार में गैस का आयतन में वृद्धि, प्रसार में गैस के आयतन में वृद्धि, है कि नहीं, आयतन में वृद्धि कितना है, dV है कि नहीं, dV है। तो किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो किया गया कार्य dW इज इक्वल टू,
हम यहाँ पे लिखेंगे PdV। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि कार्य PdV के बराबर कैसे होता है? तो ये बात आप लोगों को मैंने कई दिनों से बताता आ रहा हूँ कि कार्य जो होता है PdV के बराबर होता है। आप लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम वीडियो भी जा करके देखेंगे, है कि नहीं? तो वहाँ पर ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम को साबित किया था dq बराबर du प्लस dw, तो dw का वैल्यू मैंने PdV कैसे प्राप्त किया था, इस बात को जाकर के देखिए, है कि नहीं? कल भी मैंने इस बात पर चर्चा किया है कि कार्य जो होता है PdV के बराबर कैसे होता है कि नहीं? सेकंड पार्ट के वीडियो में भी आप लोग उसको जाकर के देखें। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि यदि कंप्लीट नॉलेज लेना है तो वीडियो को आप लोग जाके देखेंगे। तो देखिए, यदि कार्य किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है, आप लोग जानते हैं कि बल गुना विस्थापन होता है। मान लेते हैं कि पिस्टन अभी यहाँ पर है कि नहीं? पिस्टन यहाँ पर है और पिस्टन विस्थापन के क्रम में मैंने प्रसार के दौरान जो होती है बाहर की ओर खिसकती है, तो ये dx दूरी से विस्थापित हो जाती है कि नहीं? तो वही है, पिस्टन पर जो होती है बल, यहाँ पर P दाब लग रहा है। जब ये गैस की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगी, पिस्टन पर बाहर की ओर दाब लगाएगी। तो इस पर कितना दाब लग रहा है, तो इस पर दाब P लग रहा है। मान लेते हैं कि इसमें दाब P लग रहा है। अब इस दाब के अधीन जो होती है पिस्टन dx दूरी से बाहर की ओर विस्थापित हो जाती है, dx दूरी से। तो कार्य बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं बल गुना विस्थापन। अब जानते हैं कि दाब की परिभाषा क्या होती है। दाब की परिभाषा होती है कि F/A, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है कि नहीं? और ये बल है, मतलब बल बटा क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो F बराबर कितना होगा, P इंटू A होता है ना? जहाँ A क्या होता है, A जो होती है पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो F का वैल्यू हम लोग PA यहाँ पर रख देंगे। PA हो गया, ये हो गया dx। अब A dx क्या है, क्षेत्रफल गुना दूरी। क्षेत्रफल गुना दूरी को हम लोग आयतन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको डी भी लिख देते हैं। जो पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तय की है ये आयतन है, पिस्टन के द्वारा तय किया गया ये आयतन है, उसी को हम लोग डी भी लिखे। तो आप लोग कार्य को व्यंजक क्या पाए, PdV। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया बच्चों, क्योंकि 2-3 दिन से मैं इसी पर चर्चा करते जा रहा हूँ, ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रसार में गैस के आयतन में वृद्धि dV है, तो किया गया कार्य कितना होगा, PdV है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में एक बात आप लोग समझिएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो हम लोग ऊष्मा देते हैं, है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा दी जाती है, हमने पहले कहा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कि जो ऊष्मा देते हैं उसका परिमाण 0 होता है, और जो भी कार्य का संपादन होता है वो सब आंतरिक ऊर्जा से होती है। फिर मैं पुनः उस बात को लिखूंगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, देखिए यहाँ पे कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का संपादन, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का संपादन, रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का संपादन आंतरिक ऊर्जा द्वारा होती है, आंतरिक ऊर्जा द्वारा होती है कि नहीं, आंतरिक ऊर्जा द्वारा होती है। तो हम आप लोगों को एक समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर एक समीकरण मैंने लिखा हूँ कि dq इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि mCv/dt होता है। क्या होता है, mCv/dt। क्या ये समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहाँ, ऊष्मा और ताप में जब हम लोग है ना, विशिष्ट ऊष्माधारिता को जब हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे, उसी के समय में हम लोग ये समीकरण पढ़े, है कि नहीं। लेकिन जब हम मोलर ऊष्माधारिता हम लोग जब पढ़े थे तो वही m के जगह पर हम लोगों ने क्या पुट किया था, n। और यहाँ पर यदि नियत दाब पर ऊष्मा दी जा रही है कि नहीं, या नियत आयतन पर ऊष्मा दी जा रही है, तो Cv का मान में और Cp यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। मान लेते हैं कि नियत आयतन पर ऊष्मा दी जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Cv लिखेंगे, नहीं Cv लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा, dt हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने गैस का कितना मोल लिया है, 1 मोल लिया है, तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाता है, Cv, और यहाँ पर होगा dt। बात समझ में आ गया बच्चों? तो अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का संपादन आंतरिक ऊर्जा से होती है। तो ये कैसे होती है, इसके विषय में आप लोग यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि गैस को नियत आयतन पर ऊष्मा देते हैं। गैस को नियत आयतन पर जब ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, बात समझें। देखिए, गैस को सबसे पहले देखिए, गैस को नियत आयतन पर ऊष्मा दी जा रही है, नियत आयतन पर ऊष्मा दी जा रही है, नियत आयतन पर ऊष्मा दी जा रही है। तो नियत आयतन पर जब ऊष्मा देंगे तो कार्य का संपादन नहीं होगा, नहीं, कार्य का संपादन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि dq इज इक्वल टू ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, यहाँ पे लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, बात को समझिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से,
उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो नियत आयतन पर जब आप उष्मा देंगे तो यहाँ पर कार्य का संपादन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, du हो जाएगा। बात समझ में आ गया है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब क्या करेंगे कि नियत आयतन पर जब उष्मा दिया जाता है तो धीरे धीरे उष्मा उसके अंदर बढ़ी, है कि नहीं, किसके अंदर, पात्र के। नियत आयतन पर जब उष्मा यहाँ पर देते हैं तो क्या होती है कि इसके अंदर आंतरिक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, उसके बाद जो होती है गैस प्रसारित होगी। अब क्या होगा कि गैस प्रसार होगा, देखिए गैस में प्रसार होता है, गैस में प्रसार होता है, तो गैस में प्रसार होता है कि नहीं। जब उष्मा दिया उसके बाद गैस में प्रसार होगा, तो प्रसार के समय में जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कि कितनी उष्मा देते हैं, तो ये समीकरण आता है। देखिए dq इज इक्वल टू होता है n, यहाँ पर होगा c भी dt होता है कि नहीं, dt, जहाँ पे dt क्या है, जहाँ dt हो गैस का ताप में परिवर्तन है, गैस के ताप में परिवर्तन है, गैस के ताप में परिवर्तन है, मतलब उष्मा देने से पहले ताप क्या है और उष्मा देने के बाद ताप क्या है वो बता रहा है dt आपको। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने पात्र में गैस का कितना मोल लिया है, तो गैस का 1 मोल अणु हम लोगों ने लिया, तो n का मान 1 हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, बात को समझिए कि यहाँ पर हो जाएगा cv और यहाँ पर हो जाएगा dt। तो ये जो समीकरण है कि dq किसके बराबर, du के बराबर है, तो ये बात हम लोग लिखेंगे। तो ऊपर के समीकरण से, देखिए ऊपर के समीकरण से, है कि नहीं, ऊपर के समीकरण से dq जो होती है, जितनी भी आप लोग नियत आयतन पर उष्मा दिए वो सब गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। तो यहाँ dq का वैल्यू है जो हम लोग du रख सकते हैं। तो du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cv और ये हो जाएगा dt। इक्वेशन इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब आइए पुनः एक बार कि पुनः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, पुनः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, पुनः उष्मागतिकी के, पुनः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, है कि नहीं, पुनः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस ये होता है dw। लेकिन जब गैस में प्रसार होता है, ये बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब गैस में, देखिए जब गैस में, है कि नहीं, जब गैस में प्रसार होता है कि नहीं, जब गैस में प्रसार होता है तो उष्मा नियत होती है ना, तो उष्मा क्या हो जाती है, नियत हो जाती है, तो उष्मा नियत हो जाती है। इसका मतलब है कि dq का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाता है, क्योंकि जितनी भी उष्मा दी है सब वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर दी, उष्मा शून्य हो गया, है ना। तो यहाँ पर dq का वैल्यू हो गया 0, सिर्फ क्या मिला हमको, du प्लस और यहाँ पर मिल गया dw। तो du का वैल्यू समीकरण 2 से और dw का वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलता है कि 0 इज इक्वल टू du का वैल्यू कितना हो गया, देखिए cv dt और प्लस यहाँ पर dw का वैल्यू हमको मिल गया pdv। अब इसको आप समीकरण नंबर 3 कह देते हैं बच्चों, बात समझ में आ गया, 3 कहेंगे। अब आप लोग यहाँ पर हम लोग पात्र के अंदर कौन सा गैस लिए हैं, तो आदर्श गैस लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को आदर्श गैस का अवस्था समीकरण का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, देखिए आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, है कि नहीं, आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से। तो आदर्श गैस का अवस्था समीकरण क्या कहता है कि Pv इज इक्वल टू nRT होता है, नहीं, Pv इज इक्वल टू nRT, लेकिन n का मान तो 1 मोल है, तो ये समीकरण किस में आ गया, Pv इज इक्वल टू RT। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, बात को समझिएगा कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार p को कांस्टेंट रखे v का अवकलन करेंगे तो pdv हो गया, एक बार b, है कि नहीं, v को कांस्टेंट रखे p का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा vdp, है कि ना। r तो ऐसे भी गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ t का अवकलन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा dt। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ से हम लोग dt का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए pdv प्लस हो जाएगा vdp और नीचे में हो गया बटा r, ये चीज़ हमको प्राप्त हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि समीकरण 3 में dt है, तो ये dt का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। लेकिन समीकरण 3 में dt का वैल्यू को रखने पर, देखिए समीकरण 3 में, है कि नहीं, dt का मान रखने पर, समीकरण 3 में dt का मान रखने पर, समीकरण 3 में dt का मान को रख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया cv और dt का मान को क्या रखेंगे, pdv प्लस हो जाएगा vdp बटा यहाँ पर हो गया r, है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्लस, है कि नहीं, r और यहाँ पर हो गया pdv, क्या हो जाएगा p और यहाँ पर हो गया dv,
बात समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सी भी, और ये मिलेगा हमको देखिए पी डी भी प्लस हो जाएगा भी डी पी, और ये आर जब हम लोग इसका लॉसो लेकर के भिन्न का जोड़ के जैसा इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ पर हो जाएगा पी, और यहाँ पर हो जाएगा डी बी। तो मेयर का जो फॉर्मूला है बच्चों, मेयर का सूत्र आप लोग देखें, मेयर का सूत्र है कि नहीं, जिसको हम लोग सी पी और सी भी के बीच में संबंध भी कहते हैं, क्या होता है, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ आर का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, सी भी, ये देखिए क्या हो गया पी डी भी प्लस हो गया भी डी पी, है कि नहीं, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी पी माइनस सी भी, और ये हो गया पी डी भी। अब पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे, जब पूरे को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाता है, आप लोग देख पा रहे हैं, सी भी को अंदर करिए तो ये हो गया सी भी पी डी भी प्लस, अब सी भी को यहाँ पर करेंगे तो सी भी, ये हो गया भी डी पी, है कि नहीं, प्लस अब देखिए यहाँ पे अंदर करेंगे तो यहाँ पर होगा सी पी, ये हो गया पी डी भी, अब माइनस करेंगे सी भी, और ये हो जाएगा पी डी भी। नहीं, क्या क्या टर्म इसमें कटेगा, देखिए यहाँ सी भी पी डी भी है, यहाँ सी भी पी डी भी है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कट गया, क्या बच गया मेरा, सी भी, देखिए यहाँ पर भी डी पी प्लस यहाँ पर क्या बचा, सी पी पी डी भी इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे का, इतना कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे का कैलकुलेशन को देखने का प्रयास करते हैं, इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो समीकरण मेरा निकल करके आया था वो कुछ इस प्रकार था बच्चों कि सी भी, देखिए भी डी पी प्लस सी पी पी डी भी इज इक्वल टू 0 था, ये कुछ इस प्रकार समीकरण आता। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ, अब देखिए यहाँ पर कि दोनों तरफ, है कि नहीं, दोनों तरफ, है कि नहीं, दोनों तरफ सी भी है ना पी भी, है ना, सी भी पी भी से भाग देते हैं, सी भी पी भी से भाग देते हैं, दोनों तरफ हम लोग भाग देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया देखिए सी भी, ये हो गया भी डी पी, और नीचे में आ गया बटा सी भी पी भी, है कि नहीं, ये हमको मिल गया। अब देखिए प्लस यहाँ पर भी मिलेगा सी पी पी डी भी, और यहाँ पर हो गया सी भी, यहाँ हो गया पी भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भाग देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सी भी कैंसिल, यहाँ से क्या भी कैंसिल, यहाँ से देखिए क्या होगा पी पी यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, देखिए डी पी बटा पी प्लस, है कि नहीं, यहाँ पर मिलेगा सी पी बटा सी भी, और यहाँ पर हमको मिल गया डी भी बटा भी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया बच्चों। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग पहले भी जानते हैं कि सी पी बटा सी भी को, हम लोग इस बात का चर्चा पहले भी कहें कि सी पी और सी भी के अनुपात को हम लोग गामा कहा जाता है कि नहीं, इसको हम लोग गामा कहते हैं। हम लोग ऊष्मा और ताप में ही देखे हैं, जब गैसों का, है ना, जब गैस का हम लोग सीपी और सीबी का जब अध्ययन कर रहे थे उसी समय हम लोगों ने यहाँ पे गामा का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल गामा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे डी पी बटा पी, है कि नहीं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा गामा, और ये हो गया डी भी बटा भी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 0। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब इसको बराबर के उधर कर देंगे, डेट सिंप्लाइज। तो ये हो गया देखिए डी पी बटा पी, है कि नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया माइनस गामा, ये हो जाएगा डी भी बटा भी इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया डी पी बटा पी माइनस गामा तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये हो गया डी भी बटा भी, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको तो ऑलरेडी बराबर के उधर कर चुके हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था बच्चों कि इसने कि किसी का भी इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग के साथ एक्स होता है, लॉग एक्स होता है। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं लॉग पी हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस यहाँ पर बराबर माइनस गामा, ये भी हो जाएगा लॉग भी हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा लॉग भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक जब हम लोग लिमिट नहीं ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है लॉग सी। जहाँ सी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लॉग सी समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है, समाकलन नियतांक है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, समाकलन नियतांक। अब सारी बातों को देखिए, इसको भी हम लोग यदि यहाँ पर गामा है तो उसको गामा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार होता है जैसे a log b है ना, तो इस a को आप लोग b का पावर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह होता है b पे पावर a। तो यहाँ पर गामा है तो v के ऊपर भी हम लोग गामा लगा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा log p इज इक्वल टू माइनस
लॉग, यहाँ हो गया भी पे पावर गामा प्लस हो जाएगा लॉग सी। अब बराबर के आप इधर ले आइए तो इसको हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग, यहाँ हो जाएगा भी पे पावर गामा इक्वल टू इधर हो जाएगा लॉग सी। तो आप लोग एक फॉर्मूला को और पढ़िए कि लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए इंटू बी। तो इसको भी हम लोग ए इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं। तो लॉग यहाँ हो जाएगा पी भी टू द पावर गामा इक्वल टू लॉग सी। तो दोनों साइड लॉग है तो निष्फल हो जाएगा, है कि नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पी भी गामा इज इक्वल टू सी। इसका मतलब सी को तो हम लोग पहले माना है कि नियतांक है, कांस्टेंट है। तो यही समीकरण है आपका, पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये समीकरण होता है कि नहीं। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण है बच्चों, कि किसका समीकरण है, रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण है। तो इस समीकरण को जो है ना आप लोग जो है ना यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपका रुद्धोष्म प्रक्रम में सिर्फ जो Q जो होता है यही कांस्टेंट होता है, बाकी सब वेरिएबल है। जैसे P भी T यहाँ पर वेरिएबल है। तो आप लोग इस समीकरण को, जैसे कि यहाँ पर ये समीकरण P और V के टर्म में आया था, तो आप इस समीकरण को P और T के भी टर्म में लिख सकते हैं या V और T के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि देखिए यहाँ पी भी के टर्म में था, अब हम लोग इस समीकरण को किसके टर्म में लिखेंगे, है कि नहीं, पी और टी के टर्म में। देखिए पी और टी के पद में समीकरण कैसे लिखेंगे, पी और टी के पद में, है ना, टी और पी के पद में समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग ये समीकरण तो देखे ही हैं बच्चों की पी भी इज इक्वल टू आर टी होता है, एन आर टी को एन का मान 1 है। तो यहाँ पर हम लोग भी का वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर टी बटा, है कि नहीं, आर टी बटा यहाँ पर हो जाता है पी। तो भी का मान को यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे भी का मान रखने पर। देखिए भी का मान रखने पर, तो भी का मान यदि रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पी और भी का मान हो गया देखिए आर टी बटा यहाँ पर हो गया पी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया पी, देखिए सब में कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, गामा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर पे पावर गामा, यहाँ पर हो जाएगा टी पे पावर गामा, और यहाँ पर हो जाएगा पी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। लेकिन आर को यदि हम लोग इस बराबर के इधर भेजेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि आर ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो डेट सिंप्लाइज, तो इसको हम लोग पी को यहाँ पर नीचे ले आएंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा टी पे पावर गामा बटा पी को नीचे ले आएंगे तो -1 हो जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा गामा -1, और ये कांस्टेंट इसको नीचे ले आएंगे, है कि नहीं। तो ये पर हो जाएगा देखिए कांस्टेंट बटा आर पे पावर गामा, एक न्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग भी ऐसे फाइनल इक्वेशन को लिख सकते हैं, टी पे पावर गामा बटा पी पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू ए न्यू कांस्टेंट। तो ये इस टर्म में भी आप लोग रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण को लिख सकते हैं। तो ये तो पी और, है ना, टी और पी के पद में भी हो गया था। तो एक अब और एक आप लोग लिख सकते हैं कि भी और, है कि नहीं, भी और टी के भी पद में आप लोग लिख सकते हैं, भी टी के पद में, है ना, टी भी के पद में भी इसको हम लोग कहते हैं टी भी। तो देखिए टी और भी के पद में, तो यहाँ से शुरू करते हैं, टी और भी के पद में, टी और भी के पद में, है कि नहीं। तो पद में, तो यहाँ से वही समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो पी भी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आर टी, तो पी का वैल्यू निकाल लीजिए, पी कितना हो जाएगा, आर टी बाई यहाँ पर हो जाएगा, है ना, आर टी बाई यहाँ हो जाएगा भी। तो पी के जगह में यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, है कि नहीं। तो पी के वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आर टी बाई यहाँ पर हो गया भी, यहाँ हो जाएगा भी, सॉरी, भी पे पावर गामा इज इक्वल टू यहाँ पर है कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट का वैल्यू को हम लोग पहले भेज देंगे यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए टी भी को ऊपर ले जाइए तो भी पे पावर गामा, और ये ऊपर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट बटा आर, एक न्यू कांस्टेंट होगा। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर हो जाएगा टी, है कि नहीं, भी पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक अलग फॉर्म का समीकरण है। ये तीनों जो समीकरण आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, है कि नहीं, ये एक समीकरण देख रहे हैं, ये एक समीकरण देख रहे हैं, और ये एक समीकरण, तीनों ही समीकरण जो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण है, रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण होता है बच्चों, है ना। तो आप लोग ये बातें आज आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे बच्चों कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। इसमें एक टॉपिक्स मेरा छूट गया बच्चों, आज मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा कार्य का संपादन क्या होता है और उसका कार्य का सूत्र क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग उसको ऐड करके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो कल हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना।
तो आप लोग आज वीडियो से काफ़ी नॉलेज आप लोग ने गेन किया बच्चों, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। जो भी तरह की बातें यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके भेजें बच्चों, है ना। मैं आप लोगों के प्रश्न का समाधान करके आप लोग को जरूर आप तक पहुँचाऊँगा बच्चों। वैसे बच्चे जो आज हमारे क्लास में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहला उन लोग से रिक्वेस्ट होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है कि नहीं, बेल आइकन बटन को मैंने ऑन कर देंगे, और है ना लाइक एक बार वीडियो को आप लोग जरूर कर देंगे बच्चों, है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, है ना, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहें बच्चों। आप लोग आज जो हमारे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।